हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। कैसे सभी। आज है संकल्प सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशंस के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस वाइंड अप कर लिए थे, और उसके साथ ही साथ 5 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के भी वाइंड अप हो गए थे। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस रह गया है, और उसके बाद इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स रह जाएंगे। सॉल्यूशंस आज वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में आपको एक मैराथन की तरह 3-4 घंटे में वाइंड अप करके इकट्ठा दे दूं, ताकि आपके पास पूरा कंटेंट हो जाए। उसके साथ ही साथ अगर आपको थ्योरी के लेक्चर्स देखने हैं तो आप जो है वन शॉट थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, जैसे कि केमिकल टेस्ट, नेम रिएक्शंस, एसिड बेसिस स्ट्रेंथ के लेक्चर्स, या कोई कन्वर्जन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के लेक्चर्स देखने हैं, तो उसके लिए चाणक्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाणक्य सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और भी कोई आपको स्पेसिफिक डिमांड हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड फुलफिल कर सकूं। उसके साथ ही साथ में कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि रिएक्शंस की एक लिस्ट पर एक लेक्चर, या मतलब पूरी जितनी भी रिएक्शंस हैं पूरे सिलेबस में, उनके पर एक लेक्चर डेडिकेटेड, और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पर लेक्चर, वो मैं ट्राई करूंगा कि आपको 22 तक मिल जाए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। उसके साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की, बाकी सारे सेशंस की, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको मुझसे कनेक्ट करना है, मुझसे डाउट वाउट पूछने हैं, या अपने दोस्तों से आपको डाउट पूछने हैं, आपस में डिस्कशन करना है, तो आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं अलग अलग हैं, उनसे उन पर ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला जो है वो टेलीग्राम का है, इसे तो मेक श्योर करना कि आप ज्वाइन कर ही लो। बाकी किसी को ज्वाइन करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, सारे कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमारे सॉल्यूशंस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक दो चीजें मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपने हेनरीज लॉ पढ़ा होगा, P इज टू के एच इंटू काई बी। उस लॉ के लिमिटेशंस हैं वो मैं एक बार ले आया हूँ एज अ क्वेश्चन, इसे याद कर लेना। ठीक है, तो लिमिटेशंस होती है हेनरीज लॉ की कि ये उसके लिए प्रेशर जो है गैस का ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना ज्यादा टेम्परेचर कम होना चाहिए, ना ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, कोई केमिकल चेंज ना हो, एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो। ये 3 प्रीरेक्विजिट्स होते हैं हेनरीज लॉ के लिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की, तो सॉल्युबिलिटी जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती है उसमें यूज होती है। नाइट्रोजन की जो है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन होती है, टॉक्सिक इफेक्ट्स हटाने के लिए होती है। और हाई एल्टीट्यूड पर जो एनॉक्सिया की कंडीशन होती है उसे दूर करने के लिए हेनरीज लॉ की कंडीशन को यूज किया जाता है। ठीक है, और उसे मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। उसके साथ ही साथ मैं आपके लिए कोई जो है सारे फॉर्मुलेज जो हैं वो एक ही जगह पे ले आया हूँ, ताकि आपको एक आसानी रहे जो है फॉर्मुला रिवाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है आप लोगों ने कोई और एब्रिविएशंस याद कर रहे हो, आप ये वाले कर सकते हो, या अपनी मन से कोई भी कर सकते हो। डाइल्यूशन फॉर्मुला M1V1 M2V2, देन आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, इन सब के बेसिक फॉर्मुले हैं। आपको लिख नहीं रहा होगा नीचे वाला, देखो नॉर्मालिटी का ये रहा। ओके, देन उसके बाद मोलारिटी और नॉर्मालिटी में रिलेशनशिप हो गया, तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है नॉर्मालिटी जो होती है वो होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, है ना। ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको याद करने हैं करो, नहीं करने नहीं करो, मैं यहाँ ऑप्शनल लिख देता हूँ ओ। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको अगर याद करने हैं तो कर लो, नहीं करने हैं तो मत करो, है ना। उसके बाद आता है आपका मोलारिटी मिक्सचर के लिए M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये आपको सोल्यूशंस की थ्योरी में एक्सप्लेन कर रखी है। ये सारे ऑप्शनल है, ये तो याद करने का नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है। देन उसके बाद जो होता है रॉल्स लॉ के लिए, जो प्योर होता है वो P नॉट एक्स है, और Pb जो होता है P नॉट बी एक्स बी होता है। टोटल हो जाएगा Pa प्लस Pb, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लो अनवोलेटाइल सॉल्यूट है तो P नॉट ए माइनस P अपॉन Pa जो होता है काई बी के बराबर हो जाता है। और हम लोग Na प्लस Nb को जो है वो Na के बराबर ही लिख देते हैं, वो इसलिए क्योंकि Na जो होता है वो काफी बड़ा होता है Nb से, तो Nb की वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देते हैं नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो आपको लोगों को दिख रही होगी। देन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपका एब्लियोस्कोपी और क्रायोस्कोपी का पार्ट आ गया। डेल्टा टीबी आई जो है केबीएम हो जाता है, अगर वेंटा फैक्टर ऐड कर देंगे तो आई केबीएम हो जाएगा। उसके बाद ऐसे एक्सपेंड करके आप लिख सकते हो, डेल्टा टीबी हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, फ्रीडिंग पॉइंट में डिप्रेशन डेल्टा टीएफ जो होता है वो केएफ इंटू एम होता है। अब ये मत कहना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो थ्योरी का पार्ट है, और आज हम
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई वी इज इक्वल्स टू एनबीआरटी, यानी आप लिख सकते हो सिंपली पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, है ना, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है एन बाई वी, जिसमें वॉल्यूम जो होती है वो लीटर में दे रखी होती है। ठीक है, आप इसे जो है इसे इस तरीके से याद कर सकते हो। देन ये वाला फॉर्मूला जो है वो अगेन ये वाला ऑप्शनल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आई की वैल्यूज अलग अलग जो है तरीके से निकाली जा सकती है। सबसे पहला तो होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, सेकंड होती है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, थर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होती है एग्जाम के अंदर वो है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर, यानी बाद में कितना हुआ अपॉन कितने पहले थे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये सब लोग मैंटो फैक्टर लगा के हैं, सबकी वैल्यू में आई ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई के बी एम, आई जो है एनबीआरटी, आई के एफ एम। अच्छा, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा हो तो हम लोग अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये रही आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, या फिर हम इसे आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन भी कह सकते हैं। आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू एल्फा, ये भी कह सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं करें। ठीक है, अच्छा, ये अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो क्या होगा? एसोसिएशन के अंदर जिसमें आई माइनस वन की अपॉन एन माइनस वन था, यहाँ पर वन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा, बस यहाँ फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है एसोसिएशन का। इसके लिए एसोसिएशन के लिए देन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन कांस्टेंट की जो है वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये आती है आर इंटू एम इंटू टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये होते हैं आपके बेसिक फॉर्मूले। पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको और CO2 की क्वांटिटी निकालनी है। तो मेरे को पता है P इज इक्वल्स टू KH इंटू KIV होता है। ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है? 2.5 ATM दे रखा है। मैं मान लेता हूँ ATM को, वेपर प्रेशर को उसमें करने के लिए 10 की पावर 5, 1 इंटू 10 की पावर 5 मान लेता हूँ। 1.0 ऐसे करके होता है, 1.01 करके होता है, मैं 1 ही मान लेता हूँ। ठीक है, अपॉन अगर मैं को हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दूं तो 1.67 इंटू 10 की पावर 8 कर दूं, तो इससे मेरे पास क्या आ गया? इससे मेरे पास आ गया काई बी। काई बी मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे एन बी मतलब CO2 के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एन ए क्या है? वाटर है। ठीक है, तो इसे जो है सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू 10 की पावर -3, और ये बराबर हो जाएगा एनबी। एनबी यानी वेट ऑफ CO2 अपॉन 44, और एनबी प्लस एन ए प्लस एनबी को मैं क्या लिख दे सकता हूँ? क्या लिख देता हूँ? अभी अभी बता देता, एन ए प्लस एनबी को मैं एन ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा एन ए। एन ए का मतलब है वाटर के बारे में। वाटर का वेट कितना है नहीं पता मुझे, तो एन ए के लिए डब्ल्यू ए नहीं पता मेरे को, यहाँ पर डब्ल्यू बी है ना, और एम ए वाटर का वो पता है 18 होता है। ठीक है, वाटर का हमें को ये चीज पता है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास निकालना ही हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखिए 500 ml, और डेंसिटी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो WA की जगह हम लोग 500 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यानी 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा WB इंटू 18 अपॉन 44 इंटू 500 ग्राम, है ना। सॉल्व कर लो, WB की वैल्यू आ जाएगी। WB यानी CO2 के लिए मास आ जाएगा, ये मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने। कैलकुलेटर ये रहा, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 44 इंटू 500
डिवाइडेड बाय 18। ये देखो ये आ रही है वैल्यू, तो मैं इसे लिख दूंगा 1.834 ग्राम्स। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है। एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो। यहाँ पर आ जाएगा 72 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 6 96, टोटल करेंगे 176 आ जाएगा। ठीक है, 176 आ जाएगा। और आपको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है, तो यानी ये जो है आपका डेल्टा टी एफ, ये हो जाता है के एफ इंटू एम। ठीक है, आई क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है इसलिए। आई उन्हीं के लिए यूज होगा जो आयंस में टूटते हैं। डेल्टा टी एफ कितना देखा है 1.5, किसके बराबर हो जाएगा के एफ की वैल्यू 3.9। याद रखना हमेशा इसकी यूनिट केल्विन केजी पर मोल होती है, अगर इसमें दे रखी हो तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो सोल्यूट के लिए क्या दे रखा है, मेरे को मास निकालना है m 176। सॉल्वेंट का मास एसिटिक एसिड है, कितना दे रखा है 75, किसमें चाहिए केजी में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसे। सॉल्व कर लो, m की वैल्यू निकाल लो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मैं कर देता हूँ 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइड बाय 3.9 इंटू 1000, ये आ रही है 5.076 ग्राम। ठीक है, 5.076 आ रहा है, देखो ये। ठीक है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग 5.08 कोई लिखेगा वो भी कंसिडर कर दिया जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, डीआइसिंग एजेंट क्या होता है, जब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी बर्फ पड़ी होती है तो बर्फ पर नमक स्प्रेड किया जाता है, उससे क्या होता है, बर्फ का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो मान लीजिए जिस टेम्परेचर पर बर्फ जमनी चाहिए थी उस टेम्परेचर पर बर्फ जमेगी नहीं, उससे कम पर जमेगी। तो हमारी क्या होती है, इससे रोड पर जो आइस पड़ी होगी वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर पर जमनी चाहिए वो टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं उसे, तो वो जमेगी ही नहीं उस पर, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसका। और पर जितना टेम्परेचर दे रखा है उस पर जमेगी नहीं वो आइस, तो रोड्स क्लियर हो जाती हैं, तो इसलिए रोड्स क्लीन करने में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यूज होता है, प्रेफर किया जाता है बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो उसके दो रीजन से एग्जाम में आ सकता है, याद कर लेना 2 मार्क्स में मैं ले आया हूँ। और मैं आपको ओरली बता सकता था लेकिन इसलिए ले आया हूँ ताकि आप एज इट इज याद कर लो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहली बात तो ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर मेजर होता है और मोलैरिटी यूज होती है इसके अंदर। सेकंड है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी वैलिड है, ये इसकी एक खास बात है। अगेन, प्रेशर कुकर में कुकिंग जो होती है वो फास्ट क्यों होती है, तो अक्सर आपने लोग देखा होगा जो भी इंसान कुकिंग करता है घर के अंदर वो चाहता है कि मैं प्रेशर कुक कर लूं चीजों को, क्यों, क्योंकि कुकिंग जो होती है प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाती है। आपने कभी किसी को भगोनी में जो आपका वो पतीला होता है उसमें या फिर क्या कहते हैं कढ़ाई में आलू बॉईल करते हुए देखा है, नहीं देखा होगा। हमेशा प्रेशर कुक करते हैं, जो है आलू डाले क्या कहते हैं प्रेशर कुकर में, एंड देन उसमें हम लोगों ने विसिल ले ली जितनी भी लेते हो। तो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है प्रेशर बढ़ जाता है, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसलिए जो है कुकिंग जो होती है फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के। सबसे पहले तो पूछा जाता है जब भी हम दाल कुक करते हैं घर में, जो भी कुक करता हो दाल में जो है सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, जो है दाल कुक करने में, वही सेम चीज है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ और जो है हिल स्टेशंस पर जो है टाइम लगता है खाना बनने में, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है चढ़ाई पर जाने में नाक में से खून आता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये सब फिनोमेना आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बता दिया है, 2-3 क्वेश्चन इसके आसपास के बता दिए हैं, तो उन सबको कर लेना।
उसके बाद रेड आरबीसी जो होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं सलाइन वाटर में, पर डिस्टिल वाटर में स्वेल कर जाती हैं। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है आपका अंगूर को रिलेटेड। अंगूर जो होता है मोर और लेस रेजन्स टाइप में ही होते हैं, तो अंगूर जो होते हैं वो श्रिंक कर जाएंगे सलाइन सॉल्यूशन में, लेकिन जो किशमिश होते हैं किशमिश किशमिश स्वेल कर जाएंगे डिस्टिल वाटर में। तो ये भी सब चीजें रिलेटेड है। आरबीसी दे रखा है वहां पर, एग्जाम में आपको रेजन्स भी दे सकते हैं। तो इसका भी क्या रीजन है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सलाइन सोल्यूशन की ज्यादा होती है तो वाटर जो होता है बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म से, तो श्रिंक कर जाएगा। डिस्टिल वाटर में क्या है, डिस्टिल वाटर हाइपोटोनिक है, ठीक है। हाइपोटोनिक होने की वजह से क्या है, उसके अंदर जो है वाटर एंटर कर जाएगा और वो स्वेल अप हो जाते हैं रेजन्स, ठीक है। रेजन्स हुए, आरबीसीज हुए, सबके लिए यही चीज है। आपको एग्जाम में कोई भी चीज दे सकती है, एक बता दिए, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। आई की वैल्यू से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन, अभी आपको पहले ही बताया था मैंने कि अगर आई की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 है, तो यानी वो जो है वो क्या कर रहा है, वो डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, वो एसोसिएशन कर रहा है। एसोसिएशन करेगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। आपने डिसोसिएशन डाइमराइजेशन कर दिया, ट्राइमराइजेशन कर दिया, तो क्या होता है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड करता है, डाइमर बनाता है, तो जो एसोसिएशन करने के बाद जैसे 2 पार्टिकल्स थे तो वो एक ही हो गए, तो आई की वैल्यू तो लेस देन 1 आएगी ना, क्योंकि ऊपर क्या आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और नीचे होता है इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू जो होती है वो कम हो गई, तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ओवरऑल वैल्यू तो लेस देन 1 आएगी ना, ठीक है। और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो होता है डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर दे रखा है 3.165 किलो पास्कल, हमें को सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है। तो मुझे ये चीज पता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये बात, ये जो होता है ये काई बी के बराबर होता है, ये मेरे को पता है। तो पी नॉट ए प्योर का दे रखा है मेरे को 3.165 माइनस पी ए निकालना है मेरे को, अपन पी नॉट ए 3.165, ये जो होता है वो काई बी यानी एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अब 5% है तो ये मान लो लेट करो कि सॉल्वेंट जो था वो 100 ग्राम सॉल्वेंट था, लेट 100 ग्राम सॉल्वेंट था। अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट था तो इसके अंदर 5% यानी 5 ग्राम जो होगा वो सोल्यूट होगा, 5 ग्राम सोल्यूट होगा इसके अंदर। अगर 5 ग्राम सोल्यूट होगा तो एन बी अपॉन एन ए यानी जो है सोल्यूट के लिए निकालें तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 60.5, ठीक है। और एन ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 बचेगा, 95 अपॉन 18, यही होगा। सॉल्व करेंगे इसे, 3.165 माइनस पी ए अपॉन 3.165, ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 18 अपॉन 60.5 इंटू 95, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कैसे देखें कि एन बी प्लस एन ए की वैल्यू को एन ए के बराबर लें, इग्नोर करें या नहीं करें, वो कैसे देखे जाएगी। तो उसको देखने के लिए हम लोग ये चेक कर लेंगे, देखो 5/60.5 है तो वैल्यू जो होगी वो 1 से कम आएगी, पॉइंट्स में आएगी, और यहाँ वैल्यू 95/18 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 से काफी ज्यादा आएगी, तो इसलिए हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो ये चीज चेक करनी पड़ती है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आएगा, 18 into 5 तो 90 हो गया, तो 90 डिवाइडेड बाय 60.5 इंटू 95 आएगा 0.015, 0.015 आ गया, 0.0156, तो 0.015, तो ये हो जाएगा 3.165 माइनस पी ए बराबर हो जाएगा 0.0156 इंटू 3.165। सॉल्व कर लो इसे, माइनस आंसर 3, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ली है इसकी, तो मेरा पी ए आ रहा है 3.115 किलो पास्कल। ये डिपेंड, अब तीसरी डिजिट जो होती है वो डिपेंड करेगी कि आपने जो है कितनी वैल्यू ली। मैंने 0.0156 नहीं ली थी एक्चुअली, जो कैलकुलेटर में जो एग्जैक्ट आई थी ना 10 डिजिट तक, वो मैंने पूरी ले ली थी, तो मेरा इसलिए आंसर आ रहा है 3.11 मेन है। अगर 3.11 के आसपास आपका आ रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है।
आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन था ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज 0.01 मोलर एक्वस AlCl3 जो होता है वो फ्रीज कर रहा है इतने पर, यानी डेल्टा TF कितना हो जाएगा? डेल्टा TF हो रहा है मेरा 0.068 और ये हो जाता है हमारा किसके बराबर? ये हो जाएगा IKF इंटू M के बराबर। क्यों? क्योंकि जो भाई क्या कहते हैं यहाँ पर तो हमारा AlCl3 है ना, तो ये Al3 पॉजिटिव और 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव इसमें टूटेगा। आई की वैल्यू कितनी होती है? आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, यहाँ पर डिसोसिएट होगा तो कितनी स्पीशीज हो गई? आफ्टर डिसोसिएशन 4 हो गई। पहले कितनी थी डिसोसिएशन से पहले? AlCl3 अकेली थी, ये हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये 4 क्या है? 4 आइडियल है, इतना होना चाहिए था। ये आइडियल है कि इतना तो होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आई? अच्छा जी, 0.068 इज इक्वल टू I इंटू KF 1.86 इंटू M। मोलालिटी कितनी है? 0.01। सॉल्व करेंगे तो 0.068 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01 3.655 आ रही है। 3.655 आई की वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल आई है। मैंने क्या कहा था? 4 जो है आइडियल होनी चाहिए थी। तो आपको एग्जाम में जब भी कंफर्मेशन करना हो ना कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो ऐसे करके देख लिया करो। 3.655 ये है एक्चुअल, हमें पर एक्चुअल यूज करनी है, हमारे को थ्योरेटिकल यूज नहीं करनी। तो अब ये 3.655 जो होती है ये बराबर किसकी हो जाएगी? 1 प्लस n-1। पार्टिकल्स कितने हैं? 4, तो 4 माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी 3.655 माइनस 1 जो यानी 2.655 जो है वो बराबर हो जाएगा 3 अल्फा के। तो अल्फा हो जाएगा 2.655 अपॉन 3। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.885। मैंने एग्जैक्ट ले लिया। अगेन आपके पास हो सकता है कि थर्ड डिजिट पर कुछ और नंबर आए, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? इंटू 100 कर दो तो ये हो जाएगा 88। अच्छा 88.53 है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज में 88.53%। इतना डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, इतना डिसोसिएशन हो रहा है। हो सकता है आपके पास कुछ और है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू यूज करी है क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो जो है आंसर इसका ये आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन कंटेन्स 1.9 ग्राम पर 100 ml ऑफ KCl इज आइसोटोनिक विद 3 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिया। Calculate the degree of dissociation of KCl. Assume that both the solutions have same temperature. मैं assume करके चलना है कि दोनों solution का temperature जो है वो same है और degree of dissociation KCl के निकालनी है। तो देखो भाई KCl है ना, तो KCl के लिए, क्योंकि KCl एक strong electrolyte है, तो KCl के लिए degree of dissociation अच्छी खासी आएगी, ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ही हम लोग वैल्यूज को देखेंगे। कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड जो है ना वो ढंग से सेट नहीं हो पा रहा है, आज पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। फिर नहीं, मेरी शक्ल से क्या करना, पढ़ने से मतलब है। चल कोई नहीं। हाँ, तो देखो
अब यहाँ पर क्या है 1.95 ग्राम ऑफ KCl है, तो KCl के लिए जो होता है वो पाई कितना आइसोटोनिक का, यानी पाई 1 जो है वो पाई 2 के बराबर होगा, आइसोटोनिक है। तो मैं ये ले लेता हूँ कि पाई ऑफ KCl जो होता है वो बराबर हो जाएगा पाई ऑफ यूरिया के। पाई ऑफ KCl कितना होता है, पाई ऑफ KCl हो जाएगा ICRT, और पाई ऑफ ये बराबर हो जाएगा पाई ऑफ यूरिया के, यानी ICRT। सॉरी, यूरिया के लिए तो आई आएगा ही नहीं ना, मैंने कहा है ना आई तो वहां आता है जो डिसोसिएट करते हैं आयंस में, इसके लिए तो आई आएगा नहीं। तो ये RT से RT कैंसिल, दोनों में सेम है, यानी I इंटू सी ऑफ KCl बराबर हो जाएगा सी ऑफ यूरिया के। I KCl के लिए I चाहिए मेरे को I नहीं पता, आइडियली कितना I होना चाहिए, KCl यानी K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, दो आयंस, बिफोर कितने थे 1, तो यानी आंसर 2 के आसपास आना चाहिए, आना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा आ गया, आना चाहिए, ठीक है। आइडियल वो ये वाली कंडीशन, आइडियल होना चाहिए, आइडियल है ये, आइडियली। अब कितना आएगा वो देखते हैं, ठीक है, ये वाली चीज को रेज कर देते हैं। चलिए, तो I इंटू जो है KCl की कॉन्सेंट्रेशन इज N/V, ठीक है। तो जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास, N क्या है 1.95 ग्राम अपॉन KCl कितना होता है 74.5 इंटू V कितनी है लीटर्स में 100 ml, लीटर्स में करने के लिए इंटू 1000, ये बराबर हो जाएगा यूरिया कितना होता है कितना का 3 ग्राम अपॉन यूरिया का कितना है 60 इंटू 100 ml और इंटू 1000, तो 1000 से 1000 गया, 100 से 100 गया, यानी 1.9 N इंटू 60 बराबर जाएगा 3 इंटू 74.5, इंटू 60 1.96 आ रही है I की वैल्यू 1.96। मैंने कहा था 2 के आसपास आनी चाहिए थी, तो कितनी आ गई, ये आ गई 1.96, ठीक है। I की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.96। अब I की वैल्यू आ गई, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। I की वैल्यू कितनी आ गई 1.96 इज इक्वल टू 1 प्लस कितने में टूटा, 2 में टूटा, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी 0.96 इज इक्वल टू अल्फा। तो यानी परसेंटेज कितनी हो गई, परसेंटेज हो गई 96% और 96.05% आ रही है मेरी, आपकी जो है कितनी भी हो सकती है, तो ये अप्रोक्स जो है वो 96% है, ठीक है, ये आ गई। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आगे हम मूव कर सकते हैं। चलिए जी, आगे मूव करते हैं। गिव रीजन देना है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पीपल जो होते हैं एनॉक्सिया से सफर करते हैं, वो सोच नहीं पाते, उनकी सोचने की शक्ति जो है वो खो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए जो है वो एनॉक्सिया से सफर करते हैं, ठीक है। हमारे को पता है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है ऊपर जाके, ठीक है। तो इस वजह से कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए लोग एनॉक्सिया से सफर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो जो रीजंस आते हैं वो ये है। सेकेंड है मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है KI में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स बना दिया तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। मैंने कहा था एसोसिएशन होता है तो क्या होता है, पार्टिकल डिक्रीज कर गए, अब पार्टिकल डिक्रीज कर गए तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है आपको कि KH की वैल्यूज दे रखी हैं आर्गन के लिए, CO2 के लिए, SCHO के लिए और CH4 के लिए। ये 4 गैसेस हैं, सबके लिए KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। अब मेरे को साफ साफ देखने में आ रहा है कि इसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट सबसे ज्यादा है आर्गन का, ठीक है। और मेरे को फॉर्मूला पता है P इज के एच इंटू काई बी, और काई बी जो होती है वो सॉलिबिलिटी से रिलेटेड होती है, यानी KH और काई बी जो होती है वो इनका इनवर्स रिलेशन है, क्यों, है कि नहीं। P इज के एच इंटू काई बी, और जो है होती है, अगर प्रेशर को जो है साइड रख दें तो KH और काई बी में कैसे रिलेशन है, काई बी अगर नीचे आ जाए तो काई बी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरीज लॉ कांस्टेंट के, यानी सॉलिबिलिटी जो होती है जैसे जैसे अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये वाला सिंपल सा रिलेशन है, अगर समझ में आ गया तो बता दो भाई। तो देखो सबसे ज़्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट इसका है तो सबसे कम सॉलिबिलिटी आर्गन की होगी, तो यानी ये दोनों कट, ठीक है। अब इन दोनों में देखो HCHO और ये CO2 और CH4 का कंपेयर करना है, तो CO2 और CH4 यानी सेकंड वाला और फोर्थ वाला 1.67 और 0.14, तो 1.67 ये ज़्यादा तो सॉलिबिलिटी कम, यानी CO2 की कम होगी CH4 से, आंसर हो जाएगा C वाला, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी इशू नहीं होगा इसके अंदर। तो ये हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट की मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए। अगर मैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका मतलब है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, CBSE में देखने को मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन है, पहला कह रहा है कि दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेकंड कह रहा है दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, थर्ड कह रहा है असर्शन करेक्ट है, फोर्थ कह रहा है रीजन करेक्ट है। मोलारिटी जो होती है 0.1 नॉर्मल HCl है, उसकी मोलारिटी इतनी है 0.1 मोलर है, तो मुझे पता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, लेकिन HCl के केस में एन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, यानी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी जो है HCl के केस में बराबर रहेगी, ठीक है। तो अगर 0.1 नॉर्मल है तो 0.1 मोलर भी होगा, बिल्कुल ठीक बात है। नॉर्मलिटी और मोलारिटी हमेशा इक्वल होगी नहीं, वो एन फैक्टर पर डिपेंड करती है, एन फैक्टर कितना होता है। जैसे कि मोलारिटी कुछ भी हो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें एन फैक्टर 2 है, तो नॉर्मलिटी जो होती है वो 2 टाइम्स हो जाएगी मोलारिटी के, है ना। तो असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोडा बॉटल को हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो फिस क्यों करती है ओपनिंग में। जैसे सोडा बॉटल ले लो या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लो, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो एक फिस का साउंड क्यों आता है, क्योंकि कार्बन जो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमेशा बहुत सारी चीनी और बहुत सारी गैस जो होती है वो जो है हाई प्रेशर पर उसके अंदर डिसॉल्व करी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड इन द सोडा बॉटल अंडर प्रेशर, it leads to a higher amount of gas to dissolve in water which is released as bubbles of fizz when the bottle is kept open in the room temperature। सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा गैस, ये एग्जांपल है गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड का, गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल है। सबसे पहले तो गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल है ये कि गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर काफी ज्यादा हाई प्रेशर में, होता है जैसे बॉटल का ढक्कन खोला वैसे ही जो होता है प्रेशर रिलीज होता है और हमें फिर सुनाई देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है उसमें। एक और एग्जांपल है हेनरीज लॉ का, एक और थ्योरी का क्वेश्चन है, पेनफुल कंडीशन बेंड्स, बेंड्स के बारे में है, तो इसे एज इट इज याद कर लेना, मैं पूरा ले आया हूं आप लोगों के लिए। देखो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं, ढंग से पढ़ लो। जो सी डाइवर्स होते हैं, जो वो पेनफुल कंडीशन होती है जिसे बेंड्स कहते हैं, उससे सफर करते हैं, स्कूबा डाइवर्स या सी डाइवर्स होते हैं, वो क्या होती है। तो डीप सी डाइवर्स डिपेंड ऑन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, वाटर के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो वो बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा, जो स्नॉर्कलिंग जो आपके स्कूबा डाइविंग वगैरह करने जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पीछे सिलेंडर्स लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो वो कंप्रेस एयर बाहर से लेके जाते हैं और उस एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, जो कि सॉल्युबल नहीं है ब्लड में, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ सॉल्युबल होती है ब्लड में, हाउएवर एट डेप्थ में जब ड्राइवर ब्रीथ करता है कंप्रेस्ड एयर में फ्रॉम द सप्लाई टैंक, मोर नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स बिकॉज द प्रेशर एट द डेप्थ इज फार ग्रेटर देन द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
नाइट्रोजन यूजुअली तो डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन नीचे जाके नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लग जाती है। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। When the diamond comes towards the surface, the pressure decreases। तो अब क्या होता है, नीचे तो प्रेशर बहुत ज्यादा था तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई, अब एकदम से प्रेशर जो होता है वो घटने लग जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बॉडी में जो डिसॉल्व हुई थी वो एकदम से बाहर आने लग जाती है क्विकली। इससे जो ब्लड स्ट्रीम है हमारी उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं, उसकी वजह से अफेक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को। ये इनफैक्ट इतने पावरफुल होते हैं कि हमारी कैपिलरीज को बर्स्ट भी कर सकते हैं। इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं और ये बहुत ही पेनफुल है और काफी थ्रेटनिंग है हमारी जो है बॉडी के लिए, मतलब जान जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। क्या समझे हम ये समझे कि जब भी स्कूबा डाइवर्स जो है वो जो है स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, वो अपने संग जो है एक्स्ट्रा जो है अपने संग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना, आर्टिफिशियल सपोर्ट लेके जाते हैं। एंड क्योंकि नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होती ब्लड में यूजुअली, लेकिन सी के नीचे हाई प्रेशर से नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है और जब वो बाहर आते हैं तो वो नाइट्रोजन जो डिसॉल्व हुई है वो एकदम से निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है ब्लड फ्लो को और इससे जो है नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है। और ये बबल्स जो है इतने खतरनाक होते हैं कि ये इवन जो है ना सिर्फ ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं लेकिन कैपिलरी को रप्चर भी कर सकते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, हम ये समझे। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसे समझ लेना, सोच लेना और अपने शब्दों में जो अगर आ जाए तो लिख देना। गिव रीजन में आता है, करीब कम से कम 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में ये सारे कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि आपके बेसिक हैं, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन मैं अपने आप को आईडी रखता हूँ। पहले बात तो रॉल्स लॉ को जो ओबे करे वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो ना ओबे करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, इसमें 0 नहीं होती। ठीक है, अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन 0 ही होगी। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का चक्कर है इसमें। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होती। तो इसको बेसिकली ये कहना चाहिए ग्रेटर देन 0 नहीं, ये 0 नहीं होती, नॉट इक्वल टू 0, ये कहना चाहिए मेरे को बेसिकली। ठीक है, अच्छा उसके बाद टोटल वॉल्यूम प्योर कंपोनेंट जो होते हैं ए और बी, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होती है सॉलिड सॉलिड और सॉलिड सॉल्वेंट की जो होती है सिमिलर होती है, यानी ए बी की जो इंटरेक्शन होती है वो बराबर होती है ए के बीच में इंटरेक्शन से और प्लस बी बी के बीच में इंटरेक्शन से। लेकिन यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर या तो कम होगी या तो उससे ज्यादा होगी। ए की इंटरेक्शन प्लस बी बी की इंटरेक्शन से कम होगी या फिर उससे ज्यादा होगी, डिपेंड करता है पॉजिटिव डेविएशन है कि जो है आपका नेगेटिव डेविएशन है। ये बात याद रखना। तो जो आइडियल ग्राफ होता है वो आइडियल ग्राफ किस तरीके से आता है, आइडियल ग्राफ इस तरीके से आता है, लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ये बढ़ जाता है और नेगेटिव होता है तो ये ग्राफ घट जाता है आइडियल से। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो एग्जाम में जो होता है एज सच तो क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, वो देख लेना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करेंगे एक न्यूमेरिकल रॉल्स लॉ और इन सब चीजों से रिलेटेड। देखो, aqueous solution in an aqueous solution containing 20% by weight of liquid A has vapor pressure 160 mm at 57 degrees Celsius. Find the vapor pressure of pure A if that of water is this। तो मेरे को दो कंपोनेंट दे रखे हैं, एक तो हमका लिक्विड ए है और एक वाटर है। दो कंपोनेंट होगा यानी पी नॉट ए पी नॉट बी वाले में पी नॉट ए निकालना है मेरे को, वेपर प्रेशर प्योर ए का निकालना है मेरे को। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मेरे पास पी जो पीटी होता है वो पीटी किसके बराबर हो जाता है, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसके बराबर होता है। और अगर बाइनरी सोल्यूशन है दो ही कंपोनेंट है तो यानी एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी मैं एक निकाल लूं तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी अगर एक्स ए निकालना है तो एक्स ए कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी।
ये हो जाएगा, यानी इसका ये कितना हो जाएगा, एन बी कितना है हमारे पास, एन बी मतलब अगर इसका हम लोग एन बी अपन, अब वो ये 20% बाय वेट है तो लेट करो कि 100 में था और 20 ग्राम वेट हो गया इसका, ठीक है, बाकी 80 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, ये लेट कर लेते हैं लेट। तो यहाँ पर क्या एन बी कितना हो जाएगा 20/140 और एन ए प्लस एन बी यानी 20/140 प्लस हमारा जो है वाटर है ना, दूसरा कौन सा है, वाटर है, तो वाटर कितना था हमारे पास 80 था अपॉन 18, ये हो जाएगा 20/140 करेंगे तो यानी 0.1428 और नीचे क्या है 0.1428 और 4.44, आपकी मर्जी है, इसे इग्नोर कर दो चाहे नहीं करो इग्नोर, 0.1428 0.1428 0.031, अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो 0.031 आ रहा है, अगर इग्नोर कर देंगे 0.1428 डिवाइडेड बाय 4.44 तो 0.032 आ रहा है। आपकी मर्जी है कि आप 0.031 ले लोगे या 0.032 ले लोगे, वैसे तो इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत लोगों ने आपको इग्नोर करा है तो आप लोग भी इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं इग्नोर कर लेता हूँ, 0.032 से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, मैं वाली वैल्यू से सॉल्व कर लेता हूँ, ओके। तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इससे सॉल्व करके 0.032 क्या आ गया, एक्स ए आ गया, यानी एक्स ए जो है मेरा वो 0.032 है, तो मैं एक्स भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल 1 माइनस एक्स से कर देंगे तो एक्स भी आ जाएगा, ये आएगा 0.967 0.967, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज ले रहा हूँ, थर्ड डेसिमल पर कोई भी चीज इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकती है ना, तो इतना इशू मत क्रिएट करना इसका। तो ये हो गया। अब आपका पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा था 160 mm, तो यानी 160 इज इक्वल टू पी नॉट ए, प्योर ये निकालना है ना मेरे को, पी नॉट ए इंटू एक्स से 0.032 प्लस पी नॉट बी कितना देखा, प्योर बी कितना देखा वाटर का 150 इंटू 0.967, सॉल्व कर लो इसे तो ये आ जाएगा, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, 160 माइनस 150 इंटू 0.967 डिवाइडेड बाय 0.032 467.18 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या वैल्यू ले रखी है वो आप पर डिपेंड करता है, 467.18 आ रहा है मेरा तो mm, अब आपने क्या वैल्यू ले रखी है आप पर डिपेंड करता है ना, जैसे अगर मैं 150 इंटू 0.967 ले लूँ, ठीक है, 1 माइनस 0.032 ले लिया होता है मैंने, 0.968 0.968 को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया था 145.2, 160 माइनस 145.2 कर दिया होता और डिवाइड कर दिया होता 0.020 से, तो 462.5 भी आ सकता है। ये जो है आंसर वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू कितने डेसिमल से आपने लिए, तो इसकी एक एग्जाम में रेंज दी होती, परेशान मत होना, लेकिन 3 डेसिमल तक सॉल्व कर लेना। मेरा आंसर 467.18 आ रहा है, आपका आंसर जो होता है वो जो है 467.18 मैंने निकाला है, इसका एग्जांपल, इसका आंसर जो होता है वो 470 के आसपास भी आ सकता है, तो 467.18 के आसपास जिसका भी आ जाए खुश हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17th क्वेश्चन, 30 ग्राम यूरिया है वो 846 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मेरे पास
अपना सोल्यूट है, मेरे पास मेरा सॉल्वेंट है, इससे m आ जाएगा, लेकिन m निकालना है, नहीं निकालना, हमें तो x निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी। तो ये हमारा Na हो जाएगा और Nb हो जाएगा और ये हमारा Na हो जाएगा। ठीक है, 30/60 करेंगे तो 0.5 आएगा और ये 846 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो 846 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो 47 आएगा ये। तो अब यहाँ तो आराम से इग्नोर कर सकते हैं, तो क्योंकि कहाँ 47 और कहाँ आपका 0.5, इट वाज 72 हाँ सही है, ठीक है 47। तो ये जो आपका जो भी होगा पी नॉट ए, अब एक ही है ना इसमें, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये काय बी के बराबर होगा एन बी अपॉन एन ए। एन बी कितना दे रखा है 0.5 आ गया और एन ए कितना है 47। पी नॉट ए प्योर का कितना दे रखा है, प्योर का दे रखा है 23.8, 23.8 माइनस पी ए अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 47, ये हो गया। तो सॉल्व कर लो भाई इसे, 0.5 मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ इसलिए मेरे आंसर्स वेरी कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में तो एग्जैक्ट वैल्यू चली जाती है। 23 माइनस आंसर 3.8, मैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा क्या आ रही है, 23.54 आ रही है। पीए की वैल्यू एग्जैक्ट जो आ रही है ना 23.546 आ रही है। तो अगर आपका आंसर 23 पॉइंट समथिंग है तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा mmH। ठीक है, 23.546 आ रही है। समझ में आई, देख लो। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आसान सवाल है अगला। कराया हुआ है ऐसा सवाल। क्वांटम फैक्टर की वैल्यू KCl NaCl और K2SO4 के लिए क्या होगी? KCl K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बदलेगा। यहाँ पर हमारे को आइडियल वैल्यूज पूछ रहे हैं, मेरे को कोई रिएक्शन नहीं दे रखी, इसका मतलब है मेरे को यहाँ पे आइडियल वैल्यूज पूछ रहे हैं। तो आइडियल वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है वो मुझसे। ठीक है, क्या होगी आइडियल वैल्यू? KCl K प्लस और Cl नेगेटिव 2 होगी। क्या होती है? आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल। तो पहले कितने दिख रहे हैं, ये KCl एक ही है तो 2/1, NaCl 2/1, K2SO4 कितने में बढ़ गए 2K प्लस और SO4 2 नेगेटिव, 2K प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें बढ़ गया तो कितनी हो गई 3/1, तो यानी 2 2 और 3, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया, इजी सा सवाल है, कोई ऐसा मुश्किल है, कोई वो नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों, अब एक काम करो, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर लो जिसने भी नहीं किया है, और मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि इतनी सी डिमांड है कि रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करा लो, सेशन को हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और
एग्जाम होने के बाद भी अनसब्सक्राइब करने की नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन है, यहाँ पर फ्रेश वाटर है और यहाँ पर NaCl सोल्यूशन दे रखा है। आपको एग्जाम में ब्राइन सोल्यूशन भी बोल सकता है वो, क्योंकि NaCl सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ वो पूछ रहा है रिएक्शन की डायरेक्शन। क्या होगी? वाटर जो, एक मिनट में अपने को हाइड कर लेता हूँ, देखो क्या होगी डायरेक्शन। वाटर जो है वो A से B तक मूव करेगा अगर प्रेशर कम है ऑस्मोटिक प्रेशर से। वाटर B से A मूव करेगा अगर प्रेशर ज़्यादा है। वाटर B से A मूव करेगा अगर प्रेशर इक्वल है। और वाटर A से B तक जो है A to B जाएगा अगर प्रेशर इक्वल है। क्या होगा आंसर? देखो भाई, अगर प्रेशर इक्वली होना था दोनों साइड तो जो है वो मूवमेंट होती ही नहीं, दोनों तो कट गए। अब A to B जाए या B to A जाएगा, तो अगर प्रेशर कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो वो क्यों जाने लगा? प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना ऑस्मोटिक प्रेशर से, और वो B to A जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड से कम कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड, इसी तरह से तो मूव करेगा। इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B, जैसे ही पिस्टन B पे प्रेशर डालेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इस तरफ जाएगा अगर प्रेशर ज्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, assertion reason वही पहला ऑप्शन, assertion reason both are correct and correct explanation, assertion reason both are correct but incorrect explanation, assertion is correct और फोर्थ हो जाएगा reason is correct। assertion बोल रहा है 0.1 मोलर KCl has a greater osmotic pressure than 0.1 मोलर solution of glucose। तो ये चीज डिपेंड करती है हमारी I पर। osmotic pressure is equal to ICRT, ठीक है। ICRT पर के बराबर होता है। कंसंट्रेशन भले ही 0.1 मोलर है, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, आर तो सब में सेम रहेगा ही रहेगा, टेम्परेचर सेम ही दे रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, तो जो गवर्निंग फैक्टर होगा वो ये आई होगा, यानी हमारा वेंटो फैक्टर। और मुझे पता है वेंटो फैक्टर जो होता है हमारा आयनिक के लिए ज्यादा होता है। और अगर हमारा KCl है तो KCl डिसोसिएशन कर रहा होगा, अगर डिसोसिएशन कर रहा होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यानी जो जो हमारा दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर KCl का ज्यादा होगा, क्योंकि KCl के लिए I ज्यादा है, तो KCl का ज्यादा होगा ग्लूकोज से। ग्लूकोज में तो हम I की बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो KCl है ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक बात है, KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। KCl डिसोसिएट करता है टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, KCl से जो होते हैं वो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यही रीजन है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है गिवन असर्शन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। assertion is true, reason is true and correct explanation for the given assertion। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। इजी सी बात थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा है वो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का और उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया गया। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा, यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर दे रखा है तो मैं डेल्टा टी भी निकाल सकता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट जो दे रखा है वो ज्यादा होगा 100 से, तो 100.18 है। डेल्टा टी भी कितना आ गया? 0.18। वो केल्विन लिखो सेल्सियस लिखो, बात एक ही, क्योंकि डिफरेंस है ना ये। वेंटो फैक्टर निकालना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के लिए, तो आई की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का वो निकालो, एक मिनट,
एक मिनट नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व क्यों आएगा? आई तो निकालना है। अरे ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? आई तो निकालना है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। ना ना ना, आई के बी एम लगेगा ना, 0. ये हो जाएगा आई के बी एम के बराबर, आई के बी एम। तो 0.18 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आई निकालना है, के बी 0.512 याद कर लेना वाटर का के बी 1.86 जो होता है के एफ होता है, और 0.512 जो होता है के बी होता है केल्विन के जीवर मोल में, यूनिट भी याद होनी चाहिए, इनटू एम। एम कितना है? 1 मोलर। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512, 0.351। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये आंसर 1 से छोटा आएगा, ये तो मुझे पता ही था, क्योंकि जो होता है एसिटिक एसिड जो होता है वो एसोसिएशन करता है, डिसोसिएशन नहीं करता। यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ। तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो आनी ही नहीं थी, सवाल ही नहीं था आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी चीज को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ओके चलिए जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है 2.94 केल्विन से, यानी डेल्टा टी एफ दे रखा है मेरे को 2.94 केल्विन। ठीक है जी। What is the percentage association of benzoic acid if it form dimer in the solution? अगर वो डाइमर बना रहा है, एक मिनट मैंने कहीं गलती कर दी है क्या? नहीं गलती क्यों करी? सही तो है। परसेंटेज एसोसिएशन बोल रहा है बेंजोइक एसिड की, यानी I इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन, सॉरी I इज इक्वल्स टू, अरे I नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, मिट जाए भाई। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n-1 इंटू एल्फा। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है। डाइमर का मतलब हो गया n की वैल्यू हो गई 2, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाय 2, यानी अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस I, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस I। एंड परसेंटेज वाले में कर दे, अगर परसेंटेज निकालनी है तो ये हो जाएगी 200 टाइम्स ऑफ 1 माइनस I। ठीक है, देखो मेरे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है? डेल्टा टी एफ दे रखा है, और मेरे को कोई डेटा दे रखा है, आई निकालना है मेरे को। सबसे पहले तो आई निकालूं, तो आई कैसे हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम, यानी 2.94 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ। के एफ कितना दे रखा है? 4.9 इंटू एम। एम कितना दे रखा है? मोलालिटी 35 ग्राम बेंजीन दे रखा है। बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन कितना होता है? C6H6 यानी 72 प्लस H6 यानी 6 78, और बेंजीन एंड वाटर है ना सोल्यूशन, हम वाटर मानेंगे। अच्छा 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, अच्छा अरे बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड 5 ग्राम बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। बेंजीन तो सॉल्वेंट होगा ना, मैं क्या लिख रहा हूँ? 5 अपॉन बेंजोइक एसिड का हो जाएगा 122,
और यहाँ पे क्या दे रखा है सॉल्वेंट 35 ग्राम बेंजीन क्या लिख रहा हूँ मैं आज करिए पूरे दिन ट्रैवलिंग बाहर जाना था कहीं मेरे को काम से और आपके लिए आके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आ रही है तेज नींद पूरे दिन थकान हो गई ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यही हो जाएगा क्या देख लेना यार मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए सॉल्व करना जरा क्या आ रहा है आई की वैल्यू आ जाएगी 2.94 इंटू 122 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 5000 0.5124 0.5124 अच्छा मेरे को तो एक्सपेक्टेड था कि आंसर 0.5 के आसपास आएगा बोलो क्यों क्योंकि भाई डाइमर बना दिया तो अब आई की वैल्यू आइडियली कितनी होनी चाहिए डाइमर बना दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन 1 हो गया डाइमर बन गया तो एक ही पार्टिकल रह गया और पहले कितने थे डाइमर बना दिया है ना तो 1/2 दो थे पहले तो 0.5 तो यानी 0.5 के आसपास ही आनी चाहिए थी आई की वैल्यू अब 0.5124 आ गई यानी हम लोग सही कर रहे हैं तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी परसेंटेज हो जाएगी 200 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0.5124 ठीक है सॉल्व कर लो इसे 200 97.52% ठीक है 97.52% ये आंसर हो जाएगा आप आपने कितनी डेसिमल्स तक लिया है वो डिपेंड करेगा 97.52% आ रहा है मेरा ठीक है जी ये बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी देखो ठीक है काफी शादियां वादियां हो रही हैं तो रात में भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.95 ग्राम अरे ये तो कर लिया ना then both solutions have same temperature 1.95 ग्राम तो हो गया ये रिपीट हो गया है ये रिपीट हो गया है ना रिपीट हो गया है इसका आंसर कितना आता है 96% था ना इसका आंसर ये रिपीट है ना मैं ध्यान नहीं दिया ये रिपीट हो गया है ठीक है चलिए 24th when 2.56 gram of sulfur were dissolved in 100 gram of CS2 the freezing point lowered by 0.383 Kelvin यानी डेल्टा TF दे रखा है मेरे को हमारा 0.383 और ये किसके बराबर होगा डेल्टा TF आई के एफ एम के बराबर हो जाएगा आई इंटू के एफ कितना है 3.83 इंटू एम एम कितना हो जाएगा 2.56 अपॉन सल्फर सल्फर नहीं पता मुझे को सल्फर का हमारे को फॉर्मूले के लिए मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता ठीक है अपॉन हमारे पास 100 ग्राम ये है CS2 और 1000 कर लेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए तो इससे मेरे पास क्या कहते हैं और मेरे को आई की वैल्यू भी नहीं पता क्या करेंगे $2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वर डिपॉजिटेड इन 100 ग्राम ऑफ CS2 डिफरेंट मतलब आई आएगा क्यों यहाँ पे सल्फर है ये आई के बारे में बात ही नहीं होगी जिक्र ही नहीं होगा आई का तो यहाँ पे आई का तो 1 मान लेंगे
एम निकाल लो जरा, एम कितना हो जाएगा 0.383 और 3.83 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, एम की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 2.56 इंटू 10 यानी 100, 100 इंटू ये हो जाएगा 256, यानी 256 जो है वो सल्फर का एक्स एस एक्स कुछ है उसका टोटल मोलिकुलर वेट है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 डिवाइडेड बाय सल्फर का अकेले का कितना होता है 32, तो किसे काटो तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी सल्फर का फॉर्मूला हो जाएगा एसिड। और अब मुझे पता भी है अपना हमारा सल्फर जो है वो क्राउन शेप का होता है और एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। तो एसिड आ गया तो हमारी ये चीज प्रूव भी हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा इसके, आई डोंट नो, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और हो इसके ऊपर, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, पढ़ो इसे ढंग से। बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का वो अफेक्ट होगा अगर डिसॉल्व लिक्विड बाय द डिसॉल्व लिक्विड सॉलिड्स इन द लिक्विड फेज। अ सॉल्युबल सॉलिड इन सॉल्यूशन हैज द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मुझे पता है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल या अगर हम सॉल्युबल सॉलिड डालें तो वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, रेज इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। ये मुझे जो है बहुत अच्छे से मालूम है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्यों? ये मुझे पता है ना कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्रिस्टल्स को। अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड जो है वो इसका रिलेशन है इससे। दिस फिनोमेना इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड यूजफुल फॉर सेविंग। इस फिनोमेना को फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कहते हैं, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये अलग अलग चीजों के यूज होते हैं, जैसे फ्रीज कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड फूड की निकालना, मोलर मास निकालना नोन का। फ्रीज कॉन्सेंट्रेशन इज अ हाई क्वालिटी लिक्विड फूड कॉन्सेंट्रेशन मेजर वेयर वाटर इज रिमूव्ड बाय फॉर्मिंग आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स बना के वाटर को रिमूव किया जाता है। ठीक है जी, एक स्टोरी सी बस सुना रहे हैं ये इसमें हम कूल करते हैं लिक्विड फूड को फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम लोग कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी कहते हैं एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एम। ये मेरे को पता है बहुत अच्छे से बात कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टी एफ, ये वो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। बिल्कुल ठीक बात है, आई के एफ एम होता है अलॉन्ग विद वेपर प्रेशर, लोलिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या मतलब है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आरएलवीपी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, these are physical characteristics of solution that depend on the identity of the solvent and the concentration of the solute। ये उस सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सॉल्यूशन डिपेंड करता है आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, द कैरेक्टर्स आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूट आइडेंटिटी। सोल्यूट की आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। किसकी आइडेंटिटी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है और सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखने की है। ठीक है, और ये पेपर है, एक रिसर्च पेपर है जयवर्धन जो है इन सब का, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ डिफरेंट सुक्रोज सॉल्यूशन इन कोकोनट वाटर, एक जर्नल में जो है वो छपा हुआ है और इसके बेसिस पर मेरे को आंसर करना है। ठीक है, मैं आई रिपीट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे को जब तक स्पेसिफाई नहीं हो तब तक हमारे को उस बेसिस पर आंसर करने होते हैं जो कि वो पैसेज के फॉर्म में डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर वाटर, तो क्या होगा? अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? तो भाई क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी बॉयल अबव 100 एंड फ्रीज बिलो 0 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 सैंपल्स हैं जूस के, मेरे पास ए बी और सी, हैव ग्लूकोज एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन देम, तीनों में ग्लूकोज है, ठीक है, तो यानी आई का तो फैक्टर खत्म ही हो गया, ग्लूकोज आ गया, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तीनों की अलग अलग, 0.1, 0.5 और 0.2, तीन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, फ्रीजिंग पॉइंट किसमें हाईएस्ट होगा, तो मुझे पता है डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है आई के एफ इंटू एम, और मेरे पास के एफ जो है इंटू एम हो गया, क्योंकि आई का तो यहाँ पे फैक्टर आएगा नहीं, सब में ग्लूकोज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज डिपेंड करेगी वो किस क्या डिपेंड करेगी, एम डिपेंड करेगी, बताना जरा, एम डिपेंड करेगी। फ्रीजिंग पॉइंट किसमें हाईएस्ट होगा, डेल्टा टी एफ के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसमें हाईएस्ट होगा, डेल्टा टी एफ होता क्या है, टी एफ माइनस टी एफ डैश, यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा वाला है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया है, 100 से ऊपर निकल गया है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है, और ये वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में आती है, क्योंकि ओरिजिनल सपोज करो कितना भी था, 0 था, और वो उससे नीचे चला गया माइनस में, तो जो वैल्यू है ओवरऑल नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी न्यू बॉइलिंग पॉइंट ये है। फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा किसका, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी उसका, इसका होना चाहिए। तुम बताओ तुम क्या कहते हो, क्यों सही बात है कि नहीं। डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ डैश जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम से, यानी जो होता है अगर मैं देखूं एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये हो जाएगा टी एफ डैश, तो टी एफ डैश क्या होगा, टी एफ माइनस एम के बराबर, टी एफ माइनस के एफ इंटू एम के बराबर, यानी जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन होगी, या फिर मैं कहूँ जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये 5 नहीं, ये जो है पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है 0.5 मोलर है, तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो अगर एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी टी एफ में से उतना ज्यादा बड़ी वैल्यू घटानी पड़ेगी ना, टी एफ में से अगर एम की वैल्यू 0.1 है तो यानी 0.1 माइनस कर रहे हैं, और 0.5 है तो 0.5 माइनस करनी पड़ रही है, तो उतना ज्यादा ये वाली छोटी होती जाएगी। अरे भाई 5 में से 1 माइनस करो, और एक तरफ 5 में से 4 माइनस करो, तो पहली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी टी एफ डैश की, और अगर 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो टी एफ डैश और छोटा हो जाएगा, और डिप्रेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मुझे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कहाँ होगा, कम नहीं पूछ रहा है, कम किस में होगा सर, तो अगर उसने पूछा था क्या है लोएस्ट किस में होता, तो अगर लोएस्ट करना है इसे, तो एम की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा उसके लिए सबसे लोएस्ट, और यहाँ उल्टा करना है, यहाँ मेरे को हाईएस्ट बोलना है, तो हाईएस्ट उसके लिए जिसके लिए एम की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट, जितनी एम की वैल्यू स्मॉलेस्ट उसके लिए उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी एम की वैल्यू स्मॉलेस्ट किसके लिए हो जाएगी 0.1 मोलर, यानी ए, इसके लिए एम की वैल्यू सबसे छोटी, तो इसके लिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वो पूछ रहा है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बॉइलिंग पॉइंट भी, ऑस्मोटिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों सही बात है या नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपने चैप्टर तो आपको 1% भी चैप्टर नहीं आता, ढेला भी नहीं आता चैप्टर का आपको, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी अभी बताया अगर कान खुले हुए हो तो, कि ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। With this, we come to the end of our chapter as well as end of physical chemistry. In the next class, we will start our inorganic chemistry. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सेशन की पीडीएफ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। इसके साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो किसी भी लेक्चर के लिए, तो आप मेरे को
कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। आपकी पूरी कोशिश होगी मेरी कि आपका जो है डाउट का रेजोल्यूशन हो सके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाइप करने की होती है सेशन को, सब्सक्राइब करने की, ठीक है।